कंटेंट क्रिएटर की वैल्यूएशन कैसे होती है? Content creation is altogether a different new industry now, or it is going to boom and it will expand exponentially in another 10 to 15 years. इसके अंदर आप बहुत ग्रोथ देखोगे। और जो आज हम पैरामीटर बात कर रहे हैं वैल्यूएशन के, ऐसा हो सकता है हम 2 साल बाद दोबारा बैठें और वैल्यूएशन के पैरामीटर्स ऑलटुगेदर चेंज हो सकता है, प्लेटफॉर्म बदल जाएं, हो सकता है नए प्लेटफॉर्म्स आ जाएं। तो कौन-कौन से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जो वैल्यूएशन को जाके इम्पैक्ट करता है? कंटेंट क्रिएशन का जो वैल्यूएशन है और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। रीज़न बीइंग इसके अंदर जो की वैल्यू ड्राइवर्स हैं या फिर जो मेन इंडिकेटर्स है बाकी बिजनेस से काफ़ी अलग है। ओके। एआई जो है बाकी बिजनेसेस के अंदर तो एक स्ट्रॉन्ग पुश प्रोवाइड करता है और वैल्यूएशन को बढ़ाता है। यहाँ पर वैल्यूएशन में बड़ा ट्विस्ट है कंटेंट क्रिएशन में कि वो आपका वैल्यूएशन बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। आपने कंटेंट एआई से उठा लिया, आपने तो एआई यूज़ किया, लेकिन आपने कंटेंट एआई से अगर उठा लिया है तो कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसे इवैल्यूएट करके वो चेक कर लेगा कि ये आपने कहाँ से उठाया, तो आपका कंटेंट नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एआई से बेसिक रिसर्च किया है और उसके बाद आपने अपने उस पर काम करके कंटेंट अपने हिसाब से बनाया है तो वैल्यू बढ़ा भी सकता है। तो आपको पता है कि कंटेंट क्रिएटर का वैल्यूएशन कैसे होता है? आपने बहुत सारे पोर्टल्स में देखा होगा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। हमारे सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि ये कंटेंट क्रिएटर कितना अर्न कर रहा है, इसके कितने फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में हैं, लैक्स में हैं, कमेंट कितने आते हैं। बट कभी आपके दिमाग में आया कि इसकी वैल्यूएशन क्या है इस चैनल की? तो आज के पॉडकास्ट में हम डिकोड करेंगे कंटेंट क्रिएटर की वैल्यूएशन कैसे होता है। वेलकम बैक टू प्योर वैली टॉक्स और मेरे साथ है मिस्टर विक्रम शर्मा जो एमडी एंड फाउंडर प्योर वैली ग्लोबल, और उनसे समझेंगे कि एक कंटेंट क्रिएटर चैनल बना रहे हैं, एक बिजनेस बना रहे हैं। वेलकम टू प्योर वैली टॉक्स। थैंक यू। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कंटेंट क्रिएटर की वैल्यूएशन कैसे होती है। ये पूरा एक फंडामेंटल स्टार्टर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत बड़ा है कि वैल्यूएशन कैसे होती है। सबसे पहले आप देखो इसका डायनेमिक समझना ज़रूरी है। कंटेंट क्रिएशन कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि जो वेबसाइट्स पहले बनती रही हैं या फिर जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं या फिर न्यूज़पेपर्स हैं या फिर मीडिया हाउसेस हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन कंटेंट। ठीक है, अब जो उनका कंटेंट है उसका प्लेसमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज होता रहा है। ओके। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इस कंटेंट क्रिएशन मार्केट में बहुत बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम, जब पहले सिर्फ मीडिया हाउसेस होते थे या फिर मार्केटिंग एजेंसीज होती थी, उन्हीं को हायर किया जाता था और उन्हीं के कंटेंट का यूटिलाइजेशन बिजनेसेस में होता था। अब क्या है, कंटेंट क्रिएशन अपने आप में बिजनेस बन गया है। ओके। ओके। तो आप आज की डेट में इसको ऐसा नहीं कह सकते कि कंटेंट क्रिएशन जस्ट एक कंटेंट क्रिएशन तक ही सीमित रह गया है, वो एक प्रॉपर बिजनेस है। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो बिज़नेस कंटेंट क्रिएटर ने क्रिएट किया है वो किस लेवल पे आज उसको चला रहा है और किस लेवल तक वो जाना चाहता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये एक बिज़नेस बन गया आज की डेट में। अब ऐसा हो सकता है आपने उस बिज़नेस को रजिस्टर कर दिया, यानी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म की बेस पे है, या फिर आप एक सोल एंटरप्रेन्योर लेवल पे आप उसको चला रहे हो, या फिर 1% कंपनी बेसिस पे आप चला रहे हो, वो एक बिज़नेस स्ट्रक्चर वाली साइड पे चला गया। लेकिन अगर मैं पूरे पर्सपेक्टिव वैल्यूएशन के एंगल से इसको देखूं कि एक कंटेंट क्रिएटर का वैल्यूएशन कैसे निकल के आएगा, तो मुझे बहुत ज़रूरी है उसको एक बिज़नेस की तरह समझना। क्योंकि देखो आप ऐसा है कि एक तो आप कंटेंट क्रिएशन सिर्फ अपने हॉबी के लिए या अपने फ़न के लिए आप कर रहे हैं और आप उसमें देख भी रहे हैं कि ठीक है उसमें मोनेटाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, रेवेन्यूज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन फ़िलहाल उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो सीरियसली इस बिज़नेस में अब आ गए हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने एक अपना सब्सक्राइबर बेस बनाया है या अपनी एक ऑडियंस क्रिएट किया है, तो वो देखो यहाँ पर वो बिज़नेस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बिज़नेस वाले सारे एस्पेक्ट उसके अंदर आ गए। उसके अंदर इंटेंजिबल एस्पेक्ट भी आ गया, टेंजिबल एस्पेक्ट भी आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक कंटेंट क्रिएटर है, आप जब उसको देखते हो आप देखते हो कितना उसका फॉलोअर है, कितना उसका वॉच टाइम है, जो हमें नहीं पता है ऑन द अदर साइड कि हाँ कितना रेवेन्यू उसमें जनरेट किया है। अगर मान लीजिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहा है और कुछ टाइम उसको हो गया है तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू उसके जनरेट होने शुरू हो गए होंगे। तो आप इसको एक नॉर्मल बिजनेस की तरह अज्यूम करके चलिए कि एक बिजनेस है जिसके अंदर आप इनपुट जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हो वो क्या है, आपका कंटेंट है। ठीक है, डेटा है आपका प्लस रिसर्च है, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन उसके बाद जब आपने वो कंटेंट उस मॉडल में फीड किया,
उस प्लेटफॉर्म पे आप उसको लेके गए तो कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। तो वो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, तो जैसे बाकी बिजनेसेस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनता है, बिल्कुल सिमिलर वे में कंटेंट क्रिएटर्स का भी बनता है। ओके। तो देखिए, अभी तो आज के टाइम में वी आर इन 2026, तो आप देखो कि जो वैल्यूएशन है और कंटेंट क्रिएशन है, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया और ऑन द सरफेस नज़र आने लगा है। लेकिन हम लोगों ने 2016 में कंपनी किया था, और वो जो मीडिया एजेंसी है वो कोक का कंटेंट क्रिएशन और जो मीडिया वाला पार्ट है या फिर जो उनका रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को वो मार्केटिंग वाले पार्ट को फुलफिल करता है। तो उनका जो बेस था वो भी कंटेंट क्रिएशन था, दैट वाज इन 2016। तो जो ग्राउंड्स हैं वो सेम है, मीडिया Okay. एजेंसीज का भी जो मीडिया हाउसेस हैं उनका भी कंटेंट वाला फॉर्मेट सेम है। लेकिन आज क्या हो गया, आज जो पहले एक बिजनेस प्रॉपर होता था उसका एक छोटा सा पार्ट मीडिया यूटिलाइज करता था या फिर छोटे से पार्ट का कंटेंट होता, लेकिन अब आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन अपने आप में पूरा का पूरा बिजनेस बन गया। करेक्ट। अब आप इसको देखिए कि ये ऑल टुगेदर ऐसा हो सकता है ये सोलो एंटरप्रेन्योर कर रहा है तो वो भी एक बिजनेस की तरह ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज की डेट में बहुत बड़ा सेटअप चाहिए तो कहीं जाके बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। बहुत सारे हमने देखे हैं कि कंटेंट क्रिएशन छोटे लेवल पे भी हैं लेकिन उनके रेवेन्यूज काफ़ी ठीक है। तो एक इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर भी अपने आप में एक प्रॉपर बिजनेस है और हर कंटेंट क्रिएटर का वैल्यूएशन एग्जिस्ट करता है। ओके। और अगर हम इसको वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में देखने जाएं तो आप ये देखिए कि उसके रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, उसका प्रॉपर P&L बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे और फैक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुए, क्वालिटेटिव फैक्टर्स में। अब देखो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी भी है वहाँ पे, ऑडियंस डिपेंडेंसी भी है, आपका कितना ऑडियंस वापस लौट के आ रहा है, कितना सब्सक्राइबर बेस है, वो सब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में चला गया। ओके। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ट्रेडिशनल बिजनेस से तो ये कंटेंट क्रिएशन का जो वैल्यूएशन है और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। रीज़न बीइंग इसके अंदर जो की वैल्यू ड्राइवर्स हैं या फिर जो मेन इंडिकेटर्स है बाकी बिजनेस से काफ़ी अलग है। ओके। अब आपने ये देखा होगा कि एआई जो है बाकी बिजनेसेस के अंदर तो एक स्ट्रॉन्ग पुश प्रोवाइड करता है और वैल्यूएशन को बढ़ाता है। एग्जैक्टली। यहाँ पर वैल्यूएशन में बड़ा ट्विस्ट है कंटेंट क्रिएशन में कि वो आपका वैल्यूएशन बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ओह। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंटेंट एआई से उठा लिया, हाँ, आपने तो एआई यूज़ किया, बिल्कुल। लेकिन आपने कंटेंट एआई से अगर उठा लिया है तो कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसे इवैल्यूएट करके वो चेक कर लेगा कि ये आपने कहाँ से उठाया है। तो वहाँ से वैल्यू उसकी डाउन आ सकती है क्योंकि आपको पता है कि इसकी डिपेंडेंसी इस पे है। और अगर आपने वो एआई से कंटेंट उठाया तो कहीं ना कहीं अगर उसको डिटेक्ट कर लिया गया इंजन से तो आपका कंटेंट नीचे आ जाएगा। तो एआई ज़रूरी नहीं है हर बिजनेस में पॉजिटिव साइड पे जाए, लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आपने इस तरह से इसको यूटिलाइज किया तो वैल्यूएशन गिरा देगा आपकी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एआई से बेसिक रिसर्च किया और उसके बाद आपने अपने उस पर काम करके कंटेंट अपने हिसाब से बनाया तो वैल्यूएशन बढ़ा भी सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआई आके बेनिफिट हो रहा है, एआई अगर आपने ज़्यादा यूज़ किया तो लॉस भी हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो वैल्यूएशन उस केस में डाउन भी आ सकता है। ओके। तो यानी कि इसमें एआई का जो रोल होगा वो आपकी वैल्यूएशन को गिरा भी सकता है और ऊपर भी उठा, यानी ओरिजिनल आपके पास ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। देखो ऐसा है कि आप एक चीज़ को समझो, इस बिजनेस में क्या हो रहा है, इस बिजनेस में कंटेंट बनाने में बहुत टाइम जा रहा है। और आप देखो कि ज़रूरी नहीं है सबका कंटेंट रियल हो, कॉपीड कंटेंट भी आ रहा है, तो वो हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा वो वैल्यूएशन। अगर आप दो चैनल्स में एक ही जैसा कंटेंट चल रहा है, अगर एक ने दूसरे से कॉपी किया है तो जिसने पहले बनाया है उसकी प्रेजेंस पहले से है, एग्जैक्टली। तो जो बाद में आया है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यूएशन सेम तो हो नहीं सकती। अगर आपने कुछ चेंजेस नहीं किए, आप उसको पॉजिटिव साइड पे नहीं लेके गए हो, तो वो वैल्यूएशन नीचे भी आएगा उस केस में। ओके। तो अगर जैसे आपने वैल्यूएशन करते हो तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे एक कंटेंट क्रिएटर के लिए? तुम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वैल्यूएशन के टाइम पे? देखो ये क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा इलेबोरेटेड आंसर है कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। मुझे लगता है कि मेथड से ज़्यादा ज़रूरी है कि कंटेंट क्रिएटर का वैल्यूएशन निकालने के लिए इनपुट्स क्या चाहिए होंगी। एग्जैक्टली। हाँ। देखो सबसे पहले वैल्यूएशन आप समझो कि एक जो अप्रोच हम देखते हैं वैल्यूएशन की, वो मोर और लेस आप वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, किसी Okay. बिजनेस में चले जाइए, अप्रोचेस सेम लगेंगी, मेथड उसके बाद हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन में क्या बदल जाता है, वैल्यूएशन में बदल जाता है इनपुट्स। बिजनेस जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे इनपुट्स चेंज हो जाती है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनपुट्स पे बात कर लेते हैं कि अब देखो मैं यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर, अगर एक इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर है मैं उसको भी बिजनेस मान के चल रहा हूँ, और अगर एक प्रॉपर सेटअप में कंपनी इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेट में जा रहा है तो मैं उसको भी बिजनेस मान के चल रहा हूँ। लेकिन जब मैं इसका वैल्यूएशन करने के लिए जाऊँगा तो मेरी इनपुट्स बाकी बिजनेसेस से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगी। ओके। मेरा रिस्क प्रोफाइल बाकी बिजनेसेस से बहुत ज़्यादा अलग होगा। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बात कर सकते हैं कि कैसे चलता है ये। ठीक है, अब
अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आप कंटेंट क्रिएशन वाले बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आपका एक रिसर्च का फॉर्मेट होगा, आप कुछ ना कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ एक फॉर्मेट में आप जाना चाह रहे होगे। हो सकता है आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो, ऐसा हो सकता है आप एंटरटेनमेंट बना रहे हो, ऐसा हो सकता है आप फिनेंस बना रहे हो। तो तीनों का वैल्यूएशन का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, ओके। क्योंकि सबकी ऑडियंस डिफरेंट होगी और सब डोमेन्स में जो आपको रिटर्न्स आने वाले हैं, जो रेवेन्यूज जनरेट होने वाले हैं, वो भी डिफरेंट होंगे। हो सकता है एंटरटेनमेंट के कम हो, फिनेंस के ज़्यादा हों, ऐसा हो सकता है एजुकेशनल के ज़्यादा हों। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से वाले डोमेन में बनाने वाले हो। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डोमेन इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए आपने रिसर्च कर लिया है और रिसर्च करने के बाद आप एक कंटेंट क्रिएशन के अंदर जाने वाले हो। अब आप जब कंटेंट बना लोगे, या तो ऐसा हो सकता है आपका पहले से बिजनेस है तो अपने ही पोर्टल पे आप डालोगे। अगर आप पहले से बिजनेस में नहीं हो तो आप क्या करोगे? किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, फिर आप यूट्यूब सिलेक्ट करेंगे या फिर आप फेसबुक पे आप अपना कंटेंट डालेंगे। बाकी कंट्रीज़ में तो जैसे टिकटॉक है या फिर और भी पोर्टल्स हो सकते हैं। तो सब जगह पे जब आप ये कंटेंट डालेंगे तो आपको ये पता है कि इस वाले पोर्टल पे या इस वाले प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस का क्या फुटफॉल रहता है। ठीक है, किस तरह से ऑडियंस वहाँ पे आती है। उसी तरह से फेसबुक हो गया या इंस्टा हो गया, आप कहाँ कहाँ अपना कंटेंट यूटिलाइज करना चाहते हो। देखो, सब कंटेंट इंस्टा पे या फेसबुक पे सूटेबल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो ऑडियंस है वो एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा इंस्टा पे जाती हो। ठीक है, लेकिन अगर सीरियस कोई डोमेन है या मान लीजिए आप एजुकेशन में कुछ बताना चाहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी, डीप टेक्नोलॉजी का बताना चाहते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आदमी इंस्टा पे ना पोस्ट करे, वो डायरेक्ट जाके यूट्यूब पे पोस्ट करे। हाँ। तो आपका सिलेक्शन तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले आपकी जो रिसर्च है उसके अंदर आपको ये देखना होता है कि आपने अपना जो कंटेंट है कौन से पोर्टल पे डालना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यूएशन के एस्पेक्ट से कि जब मैं देखूंगा किसी कंटेंट क्रिएटर का वैल्यूएशन का फॉर्मेट, तो मैं ये देखूंगा कि ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे डाल रहा है, इसका कंटेंट कौन से डोमेन के लिए है, उसके बाद उसका कंटेंट क्या कॉपीड तो नहीं है, उसका सोर्सेज क्या हैं, और मैं उसको थोड़ा सा मार्केट में जाके इवैल्यूएट भी करूँगा कि कहीं से कॉपीड तो नहीं है। ठीक है, तो वो चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। इसमें एक चीज़ मैं और हाईलाइट कर दूं कि देखिए, बेशक कंटेंट क्रिएटर है या फिर वो बिजनेस के फॉर्मेट में है या फिर XYZ कोई भी कंपनी है जिसका हम वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है पर्पस, कि आपको वो वैल्यूएशन करना क्यों है। ऐसा हो सकता है कि आपका कंटेंट क्रिएशन का वैल्यूएशन आप करवाना चाहते हो क्योंकि एक इन्वेस्टर आने वाला है। ऐसा हो सकता है आप 3 या 4 फ्रेंड्स मिल करके एक कंटेंट क्रिएशन एजेंसी चला रहे हैं और एक और पार्टनर उसमें ऐड होना चाहता है, क्योंकि अब एक वो सेटअप प्रॉपर बन चुका है, तो नया पर्सन आ रहा है, तो वो एक इन्वेस्टर की तरह आ रहा है। तो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ये समझना ज़रूरी होगा कि ये जो वैल्यूएशन एक्सरसाइज की जा रही है किस पर्पस के लिए की जा रही है। बट हाँ, जो कंटेंट क्रिएटर है वो स्ट्रैटेजिकली भी डिसाइड कर सकता है कि आज मेरी वैल्यूएशन कितना है, मैं क्या एफर्ट्स करूं जिससे मेरा वैल्यूएशन इंक्रीज करे, और मेरे क्या क्या रिस्क हैं, और आज की डेट में मैं कहाँ स्टैंड करता हूं। तो स्ट्रैटेजिकल डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि देखो किस डायरेक्शन में ये जाएगी ये अभी तो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। कंटेंट क्रिएशन की एक मार्केट है, ये आगे बहुत अभी एक्सप्लोर करेगी इसमें। ठीक है, तो आगे किस डायरेक्शन में जाएगी यू नेवर नो। तो आपको पहले से अगर ये पता होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो तो आप वो डिसीजन थोड़ा इजीली ले पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कि देखो, जब मैंने कहा कि मेरे को डोमेन समझ में आ गया, मुझे पर्पस भी पता है कि मैं किस पर्पस के लिए इस वैल्यूएशन को करने वाला हूँ, उसके बाद आएगा कि मेरा बिजनेस मॉडल है क्या। बिजनेस मॉडल, क्योंकि अगर मैंने इसको बिजनेस के एंगल से देखा है तो मेरा बिजनेस मॉडल किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगी। क्या मैं अकेला ही सारा मैनेज करूँगा, क्या मेरे पास टीम अरेंज हो जाएगी, या फिर इस काम को मैं आउटसोर्स करूँगा, तो पूरा का पूरा मॉडल होगा कैसे। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पूरे मॉडल के अंदर आप क्या वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी के वीडियोस बना रहे हो, ऐसा हो सकता है आप AI टीच कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये पता है कि मैं वैल्यू कैसे क्रिएट करूँगा कि जब ऑडियंस मेरे पास आएगी तो मैं उसको ये चीज़ एजुकेट करूँगा, और उसके बाद उसका जो रिटेंशन है वो डिपेंड करेगा मेरे कंटेंट के ऊपर। तो मैं किस तरह का कंटेंट बनाऊं, किस तरह की वैल्यू क्रिएट करूं ताकि मैं अपनी ऑडियंस को रिटेन कर सकूं और नए ऑडियंस को भी मैं अट्रैक्ट कर सकूं। ठीक है, तो ये मेरा बिजनेस मॉडल के अंदर चला गया। अब जब मेरा बिजनेस मॉडल रिफाइन हो गया, मैंने स्टार्टिंग में अपना कुछ वीडियोस पोस्ट कर दिया, मुझे उस पर कुछ ना कुछ रिव्यूज़ आने शुरू हो गए, या फिर उसके ऊपर मेरे को कमेंट्स आने शुरू हो गए, मुझे अपने फॉलोअर्स समझ में आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं। फिर क्या होगा?
अल्टीमेटली तो देखो बिजनेस है तो रेवेन्यूज आएंगे, और आपका कहीं ना कहीं इंटेंशन ये है कि हाँ रेवेन्यूज मुझे जनरेट करना है, तो वहाँ पर क्लिक होता है जाकर के रेवेन्यू मॉडल। अब मुझे ये देखना है कि जो ये मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ या फिर जो ये मॉडल मेरा है, इसके अंदर मेरा रेवेन्यू मॉडल क्या है। ओके। अब देखो मैं आपको एक जर्नी इस हिसाब से बता रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएटर के माइंड में जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तब से लेकर के, ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कोई कंटेंट क्रिएटर की एजेंसी ऐसी हो या ऐसी कंपनी हो जो लिस्ट हो जाए आईपीओ पे, ये भी पॉसिबल है। ओके। तो ये जर्नी बहुत लंबी हो सकती है, ये जर्नी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसके माइंड में क्या चल रहा होगा और एक वैल्यूअर को क्या समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक बिजनेस मॉडल मैंने उसका समझ लिया, फिर मैंने उसका पर्पस भी समझ लिया, फिर मैंने उसका रेवेन्यू मॉडल में चला गया, और मैं रेवेन्यू मॉडल तक जब मैं पहुंचूंगा फिर मैं कौन कौन सी चीज़ें एनालाइज करूंगा वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। ओके। तो एक जनरल कंटेंट क्रिएटर के एंगल से देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि सपोज़ यूट्यूब है या फिर इंस्टा है या फिर आपका फेसबुक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन, ये आपका एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया कि आपको मान लीजिए आपके 5 या 6 तरीके से रेवेन्यूज आने वाले हैं, तो आपका एक रेवेन्यू स्ट्रीम ये है। तो देखो अगर आपको थोड़ा भी बेसिक फिनेंस का पता है तो प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग देखते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, तो सबसे टॉप पे रेवेन्यू रहता है, ठीक है। रेवेन्यू आने के बाद ही बाकी की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि इनकम भी आपकी कुछ ना कुछ हो रही है लेकिन वो उसके नीचे डिफाइन हो रहा है। तो अगर मैं रेवेन्यू को ब्रेक करूँ तो मेरा रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, वो सारा का सारा क्लब होता है जाके हमारे रेवेन्यू मॉडल में। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो कहीं ना कहीं आप वो भी बना रहे होंगे कि यार मेरा प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन से एक्स रुपीज़ आ रहा है, सपोज कर लेते हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है, एफिलेट मार्केटिंग, एफिलेट मार्केटिंग से कितना आ रहा है, फिर मेरा स्पॉन्सरशिप से कितना आ रहा है, फिर मेरा ऐसा हो सकता है मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो नॉर्मल प्रोडक्ट ना कह करके आप देखो कि अगर आप मान लीजिए कोई कोर्स बेच रहे हैं, आप अपने कोर्स को आपने बनाया है और आप उसको मार्केट में लेके आएंगे और उसको ऑडियंस परचेज करती है, तो वो भी आपका एक कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जब ये सारे के सारे रेवेन्यूज एक जगह पे आपके कलेक्ट हो गए तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से आपका रेवेन्यू आ गया, और रेवेन्यू आपका पहुंच गया P&L अकाउंट के अंदर, यानी कि आपका एक टॉप लेवल पे जो टॉप लाइन इसको हम लोग बोलते हैं, आपका रेवेन्यूज डिफाइन हो गए। अब देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कंटेंट क्रिएटर को ये सब चीज़ की नॉलेज हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंटेंट क्रिएटर को ये पता ही नहीं है, ठीक है, बट इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हो रही हैं तो ठीक है, और उन्होंने नोट किया है, उसको डॉक्यूमेंट किया है, तो हमें मिल जाता है। अदरवाइज़ नहीं तो फिर हम उनको बोलते हैं कि आप ये सारा का सारा हमें बताइए कि आपका रेवेन्यू किस किस डायरेक्शन से आ रहा है और आपका प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल क्या है, हमें आप डिफाइन करके बताओ। हम वहाँ पहुँच गए, रेवेन्यू हमें पता चल गया। उसके बाद जब आपने कंटेंट जनरेट किया है तो हो सकता है बहुत सारे आपने टूल्स यूज़ किए, आपकी टीम का एक्सपेंस है, आपके एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट है, आपके सेटअप की कॉस्ट है, और n नंबर ऑफ़ आपकी कॉस्टिंग हो सकती है। तो जो भी कॉस्ट है उसके बाद हम P&L अकाउंट में देखते हैं कि कितना कॉस्ट आ गया, और लास्ट में हम लोग अपने प्रॉफिट्स तक आ गए कि हमारा प्रॉफिट्स कितने हैं। अब जब आपने पूरा का पूरा बिजनेस बनाया है तो आप देखो कुछ ना कुछ आप असेट्स भी परचेज कर रहे हो, असेट्स परचेज कर रहे हो, मान लीजिए आप सेटअप लगा रहे हैं, स्टूडियो बना रहे हैं, या फिर आप जिस तरह से भी उसको मैनेज कर रहे हैं, तो आपने वो पूरा का पूरा सेटअप बनाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ एसेट्स जनरेट कर लिया है जो कि आपकी बैलेंस शीट को दिखाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपने ये सेटअप बनाया तो आपने कुछ पैसा अरेंज किया या आपने पर्सनल लोन ले लिया या जो भी कर दिया, तो वो सब चीज़ें आपकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप देखो पूरा का पूरा एक ना बिजनेस क्रिएट हो गया है यहाँ पे, पूरा बिजनेस की आप देखो पूरा का पूरा बिजनेस ही तो है ये। आप उसको बेशक ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं लेके गए हो, आप इंडिविजुअली चला रहे हो, और उसके बाद जो आपकी इनकम आ रही है आप उसको इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करो, लेकिन है तो बिजनेस। तो आप इसको एक बिजनेस के एंगल से अगर देखो तो देखो प्रॉपर जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी इनपुट्स वैल्यूएशन के लिए चाहिए वो सारी क्रिएट हो गई है यहाँ पे। क्रिएट नहीं कहूँगा मैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन अब इसके बाद इसके जो फैक्टर्स हैं, ये तो मैंने आपको नंबर्स बता दिए, अब इसके बाद फैक्टर्स बहुत सारे आ गए कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला एसेट्स, अब और क्या क्या एसेट्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका बोलने का तरीका, आपका एक स्टाइल है, ठीक है, तो वो एक आपके लिए एक नीश है या फिर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे आप कुछ ना कुछ जनरेट करें। हो सकता है आपने उसके लिए कोई IP फाइल कर दिया, ठीक है, आपका कोई ब्रांड का नाम है, ठीक है, जो आप दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर्स को आप देखते हैं तो सबके अपने अपने ब्रांड्स हैं। तो ब्रांड कई बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, तो जितना ज़्यादा आपको लोग जानते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक IP का पार्ट बन गया, तो वो सब आपकी बैलेंस शीट पे बैठेगा आकर के। तो जब वो बैलेंस शीट में आके बैठा है तो यानी कि वो
असेट पड़ा है, असेट का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करके देगा। तो आगे आने वाले टाइम में, यानी कि आज तो मेरे को जो रेवेन्यूज आ रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में भी मुझे इससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके। ठीक है, तो वो मेरे को फ्यूचर के नंबर्स भी मेरे को निकाल के दे देगा। तो वो उसको फिर मैं डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स के लिए यूटिलाइज करूंगा और उस बेसिस के ऊपर मैं वैल्यूएशन निकाल सकता हूँ उसकी। ठीक ओके। है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि देखो, जो नंबर्स हैं वो अपनी जगह हैं, और नंबर्स को पता लगाना कोई बहुत टफ काम नहीं है। इनकेस आपकी टीम में कोई फिनेंस पर्सन है या फिर आपने बाहर से आउटसोर्स करके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराया, इट्स ओके, नंबर्स आ जाएंगे वहाँ से। लेकिन जब आप इसको वैल्यूएशन वाले एंगल से समझोगे तो क्या नहीं आएगा उस बैलेंस शीट के ऊपर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके। क्या नहीं आएगा मैं बताता हूँ आपको। आज की डेट में यूट्यूब है, यूट्यूब ने आपका चैनल सस्पेंड कर दिया, आप तो हो सकता है कि कई करोड़ के रेवेन्यू से जीरो हो गए, जीरो, करेक्ट। ये रिस्क है, ये तो बैलेंस शीट पे नहीं आ रहा। आपकी टीम में एक ही पर्सन है जो फेस है चैनल का, भगवान ना करे कुछ हो जाए उसको और वो उसको रिप्लेस कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन उसको रिप्लेस करे, हो सकता है कुछ टाइम तक उसके लेवल तक पहुंच जाए, लेकिन उस टाइम पे कुछ ना कुछ डिसरप्शन तो आएगा, उस पे कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे। तो ये रिस्क वाली साइड पे चला गया। अब ये बैलेंस शीट पे कहाँ आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये वैल्यूएशन में इंक्लूड होगा। आप रेवेन्यूज देख करके नहीं ना डिसाइड कर पाओगे। हो सकता है कि आज की डेट में किसी का रेवेन्यू 100 है। अब ये फॉर्मेट्स अगर मान लो मैं प्रोजेक्शंस देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आज 100 है, अगले साल मैं कहता हूँ 150 है, ये 200 है, तो मुझे ये रिस्क, मैंने ये रिस्क कहाँ कवर की है कि मेरा कंटेंट क्रिएटर जो मेन फेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम हो गई, तो उसको कैसे आप इंक्लूड करेंगे। तो वो सारे के सारे डिस्काउंट्स डालने के बाद ही वैल्यूएशन निकल के आएगा। तो प्लेन नंबर के बेसिस पे वैल्यूएशन नहीं होगा। तो कंटेंट क्रिएटर के वैल्यूएशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्वालिटेटिव फैक्टर्स, और क्वालिटेटिव फैक्टर्स के अंदर जो उस कंटेंट क्रिएशन टीम के मेन फेसेस हैं। ऐसा हो सकता है आपकी टीम में जो कंटेंट राइटिंग की टीम है, जो कंटेंट लिखती है आपका या फिर आपकी स्क्रिप्ट लिखती है, मान लीजिए वो चला गया, अब उसकी डिपेंडेंसी बहुत हाई है, उस लेवल का कोई और बना ही नहीं पा रहा, ठीक है, तो इट विल टेक टाइम टू रीच दैट लेवल। अब वो चेक करने के लिए, वो पता करने के लिए हमें बहुत डीप डिग करना पड़ता है, और उसके बाद हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट समझ में आते हैं, उसके बेसिस के ऊपर डिस्काउंट लगाए जाते हैं। ओके। अब देखो, इसको बाकी बिजनेसेस से जब आप कंपेयर करोगे, तो सपोज करिए कि कोई भी एक कार की कंपनी है, ठीक है। अब कार की कंपनी, ऐसा तो नहीं होगा उसका रेवेन्यू 100 से 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखो कि आपका फाउंडेशन क्या है, प्लेटफॉर्म है, अगर आप प्लेटफॉर्म ड्रिवन हो, अगर आप यूट्यूब पे हो और आप उस प्लेटफॉर्म पे रिलाय कर रहे हो 100%, अगर कुछ दिक्कत हुई, आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ या प्लेटफॉर्म में ही प्रॉब्लम हो गई या फिर किसी तरह से आपका अकाउंट गायब हो गया, बहुत फिर तो आप सीधा 0 पे आ गए, ठीक है। तो वो रिस्क मुझे उसमें कवर करना पड़ेगा। लेकिन क्या कार मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, इट इज़ वेरी रेयर, ठीक है। तो वो डिस्काउंट करना इसके अंदर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बाकी नॉर्मल बिजनेसेस की तरह नहीं है। दिस इज स्पेशल बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली ये नया है, थर्ड चीज़ ये है कि अभी कंटेंट क्रिएशन लोग कर रहे हैं, अभी इसको बिजनेस के एंगल से देखना शुरू नहीं किया है। रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, और रेवेन्यूज़ आते जा रहे हैं और हम ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इसको बिजनेस के एंगल से जब देखोगे, तब आपको इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझ में आएंगे। अब सपोज कर लेते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ। देखो, एक कंटेंट क्रिएटर है जिसने अपना सारा का सारा कंटेंट है वो सपोज प्लेटफॉर्म पे ही डाला, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेता हूँ, सिर्फ कंटेंट उसका प्लेटफॉर्म्स पे है, सभी प्लेटफॉर्म्स पे A to Z। कल को कोई पॉलिसी में चेंजेस आ जाते हैं इंडिया की पॉलिसीज़ के अंदर, जैसे टिकटॉक बैन हुआ तो कुछ भी हो सकता है ना। अब दूसरा कंटेंट क्रिएटर है, उसने पैरेलली अपनी वेबसाइट के ऊपर वो कंटेंट डाला है और अपनी ऑडियंस को वो अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहा है। तो वेबसाइट कैसे बैन कर देगी गवर्नमेंट, अनलेस अनटिल आपका कंटेंट क्लीन है। तो अगर मैं दोनों का वैल्यूएशन कर रहा हूँ, तो मैं उसको वैल्यूएशन नंबर ज़्यादा दूंगा या फिर उसका डिस्काउंट मैं बहुत कम करूँगा जो अपने पोर्टल के ऊपर ले गया, उसने अपना ही पोर्टल डेवलप कर लिया और अपनी ऑडियंस को वहाँ पे शिफ्ट कर लिया या फिर अपनी ऑडियंस वहाँ क्रिएट की है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन के अंदर देखो कितना ज़्यादा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में डिफरेंस आ गया कि अगर आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है तो कहीं ना कहीं देखो वैल्यूएशन के ऊपर वो इम्पैक्ट करने वाली है। ओके, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि वैल्यूएशन में हम लोग देखते हैं कंटेंट क्रिएटर्स की। ओके। और जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे मास नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं या फिर इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, मिलियन से सब्सक्राइबर है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन? देखो, मैं देखो बिजनेस के एंगल से देखता हूँ।
मुझे फॉलोअर से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं, वैल्यूज़ की बढ़ेगी अगर फॉलोअर्स बहुत। मुझे सब्सक्राइबर से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, आप ऐसे समझो कि वो बाद की बात है। हुँ, मुझे फ़र्क पड़ेगा कैश फ्लो से। देखो, फाइनेंस को कैश समझ में आता है, ओके, मुझे नंबर समझ में आते हैं, ठीक है? क्योंकि जब मैं वैल्यूएशन करूँगा तो मैं वहाँ पे सब्सक्राइबर नहीं लिखूँगा। ओके। मुझे क्या लिखना है? वैल्यूएशन इतनी है। अब वैल्यूएशन किस बेस पे आ रही है? सब्सक्राइबर के बेस पे, ठीक है। हुँ, सब्सक्राइबर कितना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका कंटेंट देखा कितने सब्सक्राइबर्स ने। आपका जो कंटेंट है वो कितने सब्सक्राइबर्स ने देखा, या फिर आपके वो कंटेंट को रिकरिंग लेवल पे क्या रीच मिल रही है, ठीक है। और एट द एंड, ठीक है, आपके सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे समझ के देखो ना कि सब्सक्राइबर तो बहुत सारे हैं आपके, लेकिन जब बात आती है वीडियो डालने की और वीडियो उसके ऊपर डल जाते हैं और फिर आप देखो एंगेजमेंट उसके अंदर कम है। अगर एंगेजमेंट कम है तो कहीं ना कहीं आपके रेवेन्यूज़ पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, और जब रेवेन्यूज़ इम्पैक्ट हो रहे हैं तो मेरा कैश फ्लोज कम हो रहा है, कैश फ्लोज कम हो रहे हैं तो मेरा वैल्यूएशन कम हो रहा है। ओके, तो ठीक है, कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट रहता है कि हाँ ठीक है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अच्छे हैं, लेकिन अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, मेरा कैश फ्लो ही नहीं आ रहा, तो वैल्यूएशन तो कम ही है। तो आपको रेगुलर लेवल पे ये भी देखना चाहिए कि रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर कितना है। ये एक बहुत ओके, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इवैल्यूएट करने का। रेवेन्यू मेरा पर सब्सक्राइबर कितना आ रहा है, रेवेन्यू पर व्यू कितना आ रहा है। तो ये सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को दिखाते हैं। और आप इसको दूसरे एंगल से समझो ना। सपोज करिए कि कल को इन्वेस्टर 3 या 4 ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इवैल्यूएट कर रहा है 4 केसेस को, तो वो ठीक है, फॉलोअर्स दिखा दोगे आप, सब्सक्राइबर्स दिखा दोगे, आप व्यूज़ भी दिखा दोगे, एट द एंड तो रेवेन्यू भी दिखाओगे। करेक्ट, पूरी पिक्चर तो तभी निकल के आएगी। देखो, बिजनेस जब मैं उसको बोल रहा हूँ ना, तो बिजनेस का मतलब तो पैसे से है। अगर ओके, पैसा नहीं है तो फिर फॉलोअर कितने भी हो जाएं आपके, मान लीजिए आपके 1 लाख फॉलोअर हैं और रेवेन्यू ज़ीरो है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, तो करेक्ट, फिर बिजनेस मत बोलो उसको आप, फिर तो आप अपनी हॉबी के लिए जो भी करते रहें, हुँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको बिजनेस के एंगल से देख रहा हूँ, तो रेवेन्यूज़ तो आने चाहिए, कैश फ्लोज तो जनरेट होने चाहिए, हुँ, और मेरे कैश फ्लोज कितने रेगुलर हैं, कितने हिकअप्स मेरे डेटा में आ रहे हैं, वो सब मैटर करेंगे। ओके, तो देखो, ये बाकी बिजनेसेस की तरह नहीं है कि आपने एक ट्रेंड पकड़ लिया कि 20% से ग्रो होगा। यू नेवर नो, सोशल मीडिया में कुछ भी हो सकता है ना। आज आपका हो सकता है कि जो रेवेन्यू है वो एक्स है, हुँ, 2 साल में ऐसा हो सकता है 100x हो जाए, यू नेवर नो। क्योंकि मल्टीमीडिया में तो देखो वो इट्स लाइक ए चेन रिएक्शन, अगर बढ़ना शुरू हो रहा है तो देखो, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो रेवेन्यूज एक्सट्रीमली एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गए। हुँ, तो वहाँ पे ट्रेंड को पकड़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, आज की डेट पे बात कर लें हम लोग, तो ठीक है, अगर मान लो 2 या 3 साल की हिस्ट्री अवेलेबल है किसी कंटेंट क्रिएटर की, फिर तो आप कुछ बोल सकते हो। लेकिन अगर एक कोई नया पर्सन आया कंटेंट क्रिएशन में, तो ज़रूरी नहीं है ना कि उसको बहुत अच्छे फॉलोअर्स मिल जाएंगे, करेक्ट, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं मिलेंगे। ऐसा हो सकता है वो प्रीवियस वालों को भी ब्रेक करके आगे निकल जाए। हुँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा डिटरमाइन करने के लिए, प्लस किस सेक्टर के अंदर हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके। अब थोड़ा टेक्निकल साइड पे चलते हैं, तो कौन-कौन से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जो वैल्यूएशन को जाके इम्पैक्ट करता है? तो एक्सपेंस नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। ओके, तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स का मतलब हो गया नंबर्स के अराउंड, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। देखो, देखिए, रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर कितना है, ठीक है। फिर मेरे मंथली रेवेन्यू कितने हैं, मेरे रिकरिंग रेवेन्यू किस हिसाब से आ रहे हैं, क्या मेरे रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, या फिर कोई पैटर्न ही नहीं है। ओके, अगर प्रॉपरली इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वैल्यूएशन करना आसान है, अगर फ्लैट है तब भी वैल्यूएशन करना आसान है। लेकिन अगर वो एब्रप्टली ऊपर नीचे जा रहे हैं, वहाँ पर और डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटेटिव फैक्टर्स को फिर और ज़्यादा इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होगी। ओके, इसके अलावा जो मेरा रेवेन्यू मॉडल है, मैं उसको बहुत डिटेल में जाकर के एनालाइज़ करूँगा, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स, पी&एल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सब देखो, वो बिज़नेस के एंगल से जो होता है वो सब होता है, ठीक है। इसके बाद आपके रेवेन्यूज़ की डिपेंडेंसी कितने टाइम में आ रहा है आपके पास। ऐसा हो सकता है कि कोई पोर्टल जो है आपको विदिन 1 मंथ दे देता है रेवेन्यूज़ आपके अकाउंट में, या फिर कुछ आपका डिले होता है, तो कितना डिले है, वो सब फैक्टर्स देखो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में आ जाएंगे। ओके। फैक्टर्स, एंड अब बात करें क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे, उस पे हम कैसे करेंगे उसको? देखिए, क्वालिटेटिव फैक्टर्स में क्या है कि आपकी ऑडियंस कितनी लॉयल है, कितना रिटर्निंग कस्टमर है आपका, ठीक है, ऑडियंस का इंगेजमेंट कितना है, हुँ, और जो आपका कंटेंट है वो कितना यूनिक है। तो ये सब क्वालिटेटिव फैक्टर्स के अंदर आ जाएगा। आपकी ब्रांडिंग किस तरह से है, ब्रांड की स्ट्रेंथ कैसे है, किस तरह के आईपीज़ आपने जनरेट किए हैं, ठीक है। आपका डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी फेस ऑफ द चैनल क्या है, या फिर पोर्टल क्या है। तो ये सब फैक्टर्स आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में कवर हो जाते हैं।
और जैसा कि मैंने बताया कि आपकी डिपेंडेंसी पोर्टल्स के ऊपर, ठीक है, और आपकी डिपेंडेंसी टीम मेंबर्स के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी लोकेशन के ऊपर। तो ये सारे फॉर्मेट्स जो हैं समझना ज़रूरी है, उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि देखो, कंटेंट क्रिएटर्स के इवैल्यूएशन में क्वालिटेटिव फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहेगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखो ये आज की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, फ्यूचर में 5 से 10 साल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स का परसेंटेज बढ़ता ही जाएगा, नंबर्स का थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जितना वैल्यूएशन होगा वो सारा का सारा इंटेंजिबल साइड पे होगा, क्योंकि इसके अंदर इंटेंजिबल बहुत हाई है। जो आपका मेन फेस है वो बहुत बड़ा इंटेंजिबल, मतलब उसका फेस होना वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं इंटेंजिबल हो सकता है, बैलेंस शीट पे आके भी ना बैठे, लेकिन इनका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं मुझे वैल्यूएशन के अंदर काउंट करना होगा। ओके और इसमें थोड़ा और टेक्निकल समझने की कोशिश करते हैं, इसमें मेथड हम कौन सा यूज़ करेंगे? ऐसा है कि जब मैंने सारा रेवेन्यू मॉडल स्टडी कर लिया, मेरे माइंड में सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी हैं, मेरे माइंड में सारे नंबर्स भी हैं, सब चीज़ें डेटा एक जगह जब मेरे पास आ गया। अब देखो, अप्रोचेस की बात करें अगर हम, तो अप्रोचेस से लेके चलते हैं, फिर मैं मेथड तक आऊँगा। सबसे पहले हो गया इनकम अप्रोच, देन हमारा हो गया मार्केट अप्रोच, और फिर तीसरा हो गया कॉस्ट अप्रोच। देखो, कॉस्ट अप्रोच को थोड़ा सा साइड में रखो, कॉस्ट अप्रोच यहाँ पे लगाना अभी सूटेबल नहीं है। ठीक है, जो बेस्ट मेथडोलॉजी निकल के आएगी वो इनकम अप्रोच से निकल के आएगी। तो क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बोला कि मेरा फोकस क्या है, इनकम पे। ठीक है, तो अगर मैं इनकम के एंगल से इवैल्यूएट करने जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर इनकम अप्रोच के किसी मेथड को लगाना चाहूँगा। ठीक है, अब इनकम अप्रोच के अंदर जो बेस्ट मेथड रहेगा, यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लगाएंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या होगा, P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसके बेसिस के ऊपर जो नंबर्स होंगे, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथडोलॉजी होती है, वो मेथडोलॉजी लगाते हैं हम। उसके बाद एक वैल्यूएशन निकल के आए, वो सभी बिजनेसेस के लिए होता है, क्योंकि मैं एक बात मान के चल रहा हूँ कि इट्स लाइक अ बिजनेस, और जब बिजनेस पूरा डेवलप हो गया है तो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट्स, उसके बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और बाकी फिनेंशियल सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। और मैंने उस कंटेंट क्रिएटर का जर्नी को समझ लिया है कि हाँ, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है और आगे आने वाले ईयर्स में किस तरह से ये मूव करेगा, और ये पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएशन का डायनेमिक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इन सब को अलाइन करने के बाद मैं इनकम अप्रोच को लगाऊंगा और मैं अपनी अजम्पशंस को इन सब एनवायरनमेंट के बेसिस के ऊपर एडजस्ट करूंगा, तो मेरी जो वैल्यूएशन निकल के आएगी एज कम्पेयर टू डिफरेंट मेथड्स, थोड़ा जेन्युइन निकल के आएगी। ठीक है, तो इस केस के अंदर इनकम अप्रोच को लगाना इज़ द बेस्ट अप्रोच। और हम क्या लगा सकते हैं, देखिए, हम इसके अंदर मार्केट अप्रोच को भी लगा सकते हैं। मार्केट अप्रोच का मतलब यहाँ पे होगा कि कंटेंट क्रिएशन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कंटेंट क्रिएशन कुछ नया नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कंटेंट क्रिएशन करती हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर उनके मल्टीपल्स को यूज़ करूँगा, यानी कि जो रेशोज़ उनकी आ रही हैं, मैं उन रेशोज़ से अपनी कंपनी की रेशोज़ को जब कंपेयर करूँगा, तो मैं वहाँ से भी वैल्यूएशन निकाल सकता हूँ अपनी। तो जो इनपुट्स मेरे को अपने पीयर ग्रुप से या फिर लिस्टेड कंपनी से निकल के आएगी, उनको यूटिलाइज करके जब हम वैल्यूएशन निकालते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल, CCM अप्रोच बोलते हैं। और उसके CCM मेथड बोलते हैं, और CCM मेथड से हम लोग उसका वैल्यूएशन निकाल पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए इस डोमेन में देखिए, पिछले कुछ टाइम में ट्रांजेक्शन्स भी बहुत हुई हैं। अगर मैं उन ट्रांजेक्शन्स को देखूं, तो उन ट्रांजेक्शन्स के मल्टीपल के बेसिस के ऊपर भी मैं वैल्यूएशन निकाल सकता हूं, उसको हम बोलते हैं CTM। तो ये देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, बट हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझना चाहे, तो हाँ, बेसिक्स यही हैं। बट हाँ, ये जो वैल्यूएशन है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओके, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने जैसे कि बताया कि इसके अंदर फैक्टर्स जो ऑन द फेस नज़र आ रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो फैक्टर्स हैं जो ऑन द फेस नहीं नज़र आ रहे हैं, जो बैलेंस शीट्स पे आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उनको पूरे के पूरे वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर लेके आना इज़ अ चैलेंज, एंड इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो उसमें टाइम लगता है, और उसके बाद जो वैल्यूएशन निकल के आती है, वो कहीं ना कहीं देखिए डिपेंड करेगी कि आपने कितना एफर्ट उसकी इनपुट क्रिएट करने में लगाया है। तो जो वैल्यूअर्स इसको वैल्यूएशन करते हैं, अगर उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, अगर उन्होंने इनपुट सही से गैदर नहीं किए, तो वैल्यूएशन अब्रप्ट कुछ भी निकल के आएगी और वो रियलिस्टिक वैल्यूएशन होगी नहीं। ओके और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए मतलब कौन सा मेजर पॉइंट है उसको ध्यान में रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन, कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई हमारी वैल्यूएशन नीचे ना गिरे? देखिए राहुल, ऐसा है, इसको इस तरह से समझते हैं कि देखिए, हम स्टार्टिंग से एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं और कई बार उसको एम्फेसाइज़ किया कि ये एक बिज़नेस है।
हम्म, तो जो बाकी बिजनेसेस के अंदर चैलेंजेस हैं, हो सकता है आपके चैलेंजेस इस बिजनेस में थोड़े से अलग हों, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि जब आप वैल्यूएशन को समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ ट्रांजैक्शन है। अब वो ट्रांजैक्शन ये हो सकती है कि मैं आगे आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट रेज करने वाला हूँ, हम्म, या फिर मुझे इस नंबर तक ग्रो करना है। तो correct, आज मेरी वैल्यूएशन कितनी है और अगर मैं इस नंबर तक जाना चाहता हूँ तो मेरी वैल्यूएशन, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा पिक्चर होता है कि वैल्यू क्रिएट कैसी होगी। हम्म, तो जो जो चीज़ें मेरी वैल्यू को कम कर देंगी, मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है। ओके, बहुत ही जनरल, देखो ये मेरे को बताने वाली चीज़ नहीं है एक्चुअली में। ये तो कंटेंट क्रिएटर को भी पता है कि क्या नहीं करना है। कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, आपको किसी कॉपीराइट लॉ में नहीं फंसना है। कोई लीगल प्रॉब्लम्स आपको अगर नहीं फेस करना है तो स्टार्टिंग से आप जितना हो सके अपने इनपुट्स को क्लीन लेके चलिए, ठीक है। जो भी आप पोर्टल्स के ऊपर डेटा फीड कर रहे हैं, ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। वो डेटा ऐसा ना हो कि आपने कुछ रफली फिल कर दिया है और बाद में पता चले कि उसमें कुछ डेविएशन है। क्योंकि आप मान के चलो कि देखो, अगर आगे आने वाले टाइम में कुछ इन्वेस्टमेंट साइट पे आप जाना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट साइट पे नहीं भी जाना चाहते हो, तो प्लेटफॉर्म भी ऐसा हो सकता है ना, वो देखे उसको कि हाँ ये आपने इनपुट सही से नहीं डाले हैं, बाद में आपसे मांग लिया और उससे मैच नहीं किया, तो ये रिस्क वाला फैक्टर हो गया। तो ये चीज़ें अगर हम ना करें तो बेटर है, क्योंकि यू नेवर नो कि देखो हर दिन पॉलिसी चेंज हो रही है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो रेगुलर लेवल के ऊपर अपने पॉलिसीज़ को चेंज करते जा रहे हैं। तो वो पॉलिसीज़ के हिसाब से आपको चलना ज़रूरी है। और हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये भी है कि देखो आप पॉलिसीज़, होता क्या है कि पॉलिसी आई और सिलेक्ट किया आपने, सबमिट कर दिया, आपने पॉलिसी पढ़ी भी नहीं। आपको क्या पता आपने किस चीज़ को सबमिट कर दिया, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, बिजनेस है और जब आप कुछ सबमिट करने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए आप क्या सबमिट करने जा रहे हो, ठीक है। तो कितनी डिपेंडेंसी आपकी उस प्लेटफॉर्म पे है, क्या क्या डेटा लेके बैठा है। और जो सबसे रिस्क है यहाँ पे, रिस्क क्या है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, कि आप कहीं ना कहीं जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर आपके फॉलोअर्स हैं, कहीं ना कहीं आप उनका डेटाबेस अपने साथ लेके चल रहे हो, जुड़ा है ओके, आपके साथ। तो जितना हो सके आप उसको सेफ रखिए, ठीक है। आपके पास अगर कोई डेटाबेस आ रहा है तो वो आपका असेट है। जितना आप उसको सेफ रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्राइवेसी लॉज जो हैं आपको आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ओके, है। तो ये सब फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए, और अगर आप ये कंसिडर करके चलते हैं तो आपकी वैल्यूएशन नहीं गिरनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। जैसा भी आपने बताया कि हर साल कुछ ना कुछ जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब की बात कर लेते हैं, तो अपनी जो पॉलिसी है हर ईयर वो चेंज करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो बहुत क्रिएटर्स क्या है कि जो पॉलिसी वायलेशन भी बहुत होता है, तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है वैल्यूएशन में? बहुत ज़्यादा होता है राहुल। देखो जैसे लीगल, यूजुअली वैल्यूएशन में क्या होता है, हम 20 मतलब 23, 24 या फिर अभी 26 चल रहा है, तो लास्ट ईयर्स का जो वैल्यूएशन, उसका जो इनपुट है नंबर्स वो डिफरेंट होगा। आज 26 में हम लोग हैं तो वैल्यूएशन जो पॉलिसीज है वो चेंज हो गई, उसके कारण भी हमारे जो जो फिगर्स हैं वो चेंज होते हैं, तो वो कितना इम्पैक्ट डालेगा? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, अभी थोड़ी देर पहले बोला कि पॉलिसीज़ जो हैं आपकी, आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ को सबमिट करने जा रहे हो, ठीक है। जब आप उसको रीड करोगे तो आपको पता है ना क्या फॉलो करना है। जब आपने वो पढ़ा ही नहीं है तो आप फॉलो कैसे करोगे? करेक्ट। तो गाइडलाइंस को फॉलो करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, आपने इतनी मेहनत किया, आपने एक बिज़नेस क्रिएट किया, मैं इसको एक बिज़नेस बोलता हूँ, ठीक है। आपने एक बिज़नेस क्रिएट किया और आपने अपनी लापरवाही से सब गवा दिया, ठीक है। आपका अगर मान लीजिए चैनल सस्पेंड हो रहा है तो कोई चैनल चाहता नहीं है आपका चैनल सस्पेंड करे, आपने कुछ ना कुछ रूल तो ब्रेक किया होगा, करेक्ट। ठीक है। तो अगर वो वायलेट हुआ है तो यानी कि आपने कुछ ओवरलुक कर दिया, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और आपको वो सारे के सारे पैरामीटर्स को समझने की ज़रूरत है। ओके, ओके, ये तो आपने समझाया कि टेक्निकल इसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब रिस्क, इसमें अब रिस्क फैक्टर कितना होता है जब आप वैल्यूएशन करते हो तो? देखिए, हर बिज़नेस के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। अब इस कंटेंट क्रिएटर्स के वैल्यूएशन जब हम लोग करते हैं तो कुछ रिस्क हैं जो कि बड़े हैं, कुछ छोटे छोटे रिस्क भी हैं, ठीक है। बड़े रिस्क क्या हैं? आपकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी चेंज हो गई, तो मोनेटाइजेशन पॉलिसी रिस्क है। आज की डेट में जब मैंने वैल्यूएशन किया तो आपने मुझे एक अजम्पशन दिया कि मेरा तो एक्स रुपीज़ आता है, करेक्ट। अगले साल को मेरे आएगा। अब उस प्लेटफॉर्म ने अपने पॉलिसी बदल दिया, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन पॉलिसी रिस्क अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया। इसके बाद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। ओके, हाँ। आपने मान लीजिए यूट्यूब पे डाला है या फिर इंस्टा पे डाला है या फिर फेसबुक पे डाला है, कल को कुछ भी चेंज होता है तो आप पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो प्लेटफॉर्म रिस्क भी अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर आके आपके सामने आता है। ओके। इसके बाद की पर्सन डिपेंडेंसी, जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में,
फेस कि वैल्यू। जो फेस है पर्सन, जो फेस है, जो मेन फेस है चैनल का या फिर कंटेंट क्रिएशन बिजनेस का उसका, इवन कंटेंट क्रिएशन को छोड़ दो, आप मीडिया हाउसेस को देख लीजिए, जो बड़े एंकर्स हैं उनके फेसेस के हिसाब से चैनल चलते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, उनकी फॉलोइंग उस हिसाब से। आप किसी एक एंकर को हटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो की पर्सन डिपेंडेंसी इज़ वेरी हाई। इसके अलावा आपकी टीम पर्सन डिपेंडेंसी, आपकी टीम में ऐसा हो सकता है कि जो कैमरा पर्सनस हैं या फिर जो कंटेंट राइटिंग पीपल हैं उनकी डिपेंडेंसी बहुत हाई है। जिस तरह से वो शूट करते हैं, जिस हिसाब से वो कंटेंट लिखते हैं, आपको रिप्लेस करने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो वो एक अपने आप में रिस्क है। तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग उस वैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं, और उसके बाद एक रियलिस्टिक पिक्चर निकल के आती है, क्योंकि आपने सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। तो जब आप इस जर्नी में, वैल्यूएशन की जर्नी में आ गए, तो आपने पूरे के पूरे सिस्टम का हाइजीन चेक किया है, सैनिटी चेक किया है, आपने एक एक इनपुट पे जाकर के ये देखा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो आपने जब उसको पूरा इवैल्यूएट किया, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। ओके, यू आर मोर इन्फॉर्म्ड, राइट, यू आर ऑन द रियल साइड नाउ, ठीक है। अब जो दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आप कोई भी मॉडल में अपने आप वैल्यू डालोगे तो वो वैल्यूएशन निकल के आ जाएगा एक नंबर एक्सेल के हिसाब से, लेकिन अगर आप ये फैक्टर्स को नहीं डालोगे तो वो वैल्यूएशन रियलिस्टिक नहीं है। डिफरेंस विल बी +-50%, ओके, ठीक है ना। तो वो 50% क्या, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस केस के अंदर जितने मैंने आपको रिस्क बताए, और ऐसे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। अब वो बिजनेस स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो कंट्री स्पेसिफिक भी हो सकता है। आप इंडिया को देखो, इंडिया के अंदर रेवेन्यूज डिफरेंट लेवल पे आपको मिलता है। अगर आपको इंटरनेशनल ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर लेते कंटेंट हैं, क्रिएटर अगर है तो उसके रेवेन्यूज अलग आ रहे हैं। तो अगर मैं उसका फोरकास्ट बनाऊंगा, उसके प्रोजेक्शंस बनाऊंगा फ्यूचर ईयर्स के, और एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर के बनाऊंगा, तो अलग आएंगे, ओके, डिफरेंट आएंगे, Exactly, क्योंकि उनके हाँ, रेवेन्यूज का जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। इंडिया के अंदर अगर दो सेम ही डोमेन के दो लोगों का बनाऊंगा तो उसमें भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक का सब्सक्राइबर बेस बड़ा है, एक का कम है, तो मेरे को लगता है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वो उस हिसाब से बनाएगा। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर, तो वो बिजनेस स्पेसिफिक है, कंट्री स्पेसिफिक है, डोमेन स्पेसिफिक है, तो हर वैल्यूएशन अलग है यहाँ पे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक मैंने एक टेम्पलेट बनाया और सबकी वैल्यूएशन उस पर हो गई, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए 1 लाख कंपनीज है, तो 1 लाख कंपनीज का वैल्यूएशन का सबका पैरामीटर अलग होगा, सबकी वैल्यूएशन अलग होगी, और सबके इनपुट्स भी अलग हो सकती हैं। ओके, बिकॉज अगर ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर की बात कर लेते हैं तो इंडिया से उनका 200% रेवेन्यू ज़्यादा है, मतलब इतना 200% गैप है, मतलब ऐसा क्यों है? देखो गैप तो छोड़ दो ना, देखो आप डॉलर और इंडिया के, आप डॉलर को पकड़ लो, डॉलर का प्राइस और इंडियन रुपी के प्राइस के अंदर जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस वहाँ पर है, बिल्कुल, ठीक है। तो अब ऑलरेडी बिकॉज यहाँ इतना पे भी हाई, सेम कंटेंट, वही सेम प्लेटफॉर्म है, सेम कंटेंट है, बट जो रेवेन्यू जहाँ की बात करते हैं तो टोटली मतलब अप टू 200% बिल्कुल हाइक ऊपर है, तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता वो। देखो इंडिया के पास जो एसेट है वो है यूथ, यूएस के पास जो एसेट है वो है कैपिटल। तो यूएस आज की डेट में तो कैपिटल पे बढ़ रहा है आगे, लेकिन जो इंडिया के पास एसेट है दैट विल ग्रो एंड दैट विल सरपास इन अनदर 10-15 ईयर्स। तो अगले 10 से 15 साल के अंदर जो आपकी ये शिकायत है कि जो यूएस के कंटेंट क्रिएटर्स को ज़्यादा मिलता है, इंडिया को कम मिलता है, ये सब ये भी चेंज होने वाला माइंडसेट है। हो सकता है ना कि बिकॉज वी आर क्रिएटिंग चैनल्स एंड दे आर क्रिएटिंग बिजनेस, एक कंपनी, एक एम्पायर, तो एक माइंडसेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्या, कि भाई बिल्कुल मैंने होता अपना है। एक चैनल बनाया है, राइट, और वही अगर हम फॉरेन कंटेंट क्रिएटर की बात करें, उसने पूरा एम्पायर बना दिया। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बीस की बात कर लेते हैं, उसका उनका आई थिंक साल का अगर रफली में बात करो तो 5,800 करोड़ है, Okay. जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हैं, नॉट अबाउट द यूट्यूब, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं वो रन करते हैं अपने बिजनेस को, तो उसने वहाँ पे बिजनेस बनाया है। व्हाट वी आर डूइंग, हमने एक चैनल बनाया, तो एक माइंडसेट होता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि अगर आप उस टाइम अपने चैनल को जो काम कर रहे हो वो क्या सोच के बना रहे हो, फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर में आप उसको क्या बनाना चाहते हो, एक चैनल या फिर एक बिजनेस। तो राहुल देखो, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि अगर आप इसको एज अ हॉबी कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैल्यूएशन आपके किसी काम का नहीं है फिर, ठीक है, और उससे कोई आपको ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने फ़न के लिए कर रहे हैं, आप हॉबी के लिए कर रहे हो, और आप नंबर नहीं देख रहे हो। लेकिन अगर ये आपका मोटिव नहीं है तो फिर सिर्फ बिजनेस मोटिव बचता है, और अगर आप उसको बिजनेस मोटिव से कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप इसको बिजनेस के एंगल से देखें और बिजनेस की तरह ही लेके चलें, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट न्यू इंडस्ट्री नाउ, और it is going to boom and it will expand exponentially in another 10 to 15 years। इसके अंदर आप बहुत ग्रोथ देखोगे।
और जो आज हम पैरामीटर बात कर रहे हैं वैल्यूएशन के, ऐसा हो सकता है हम 2 साल बाद दोबारा बैठें और वैल्यूएशन के पैरामीटर्स ऑल टुगेदर चेंज हो जाएं। हो सकता है Okay. प्लेटफॉर्म बदल जाएं, हो सकता है नए प्लेटफॉर्म्स आ जाएं, ऐसा हो सकता है एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर ले, Okay. ठीक है। तो ये सब हो सकता है। तो ये डायनामिक्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो अगर आप इसको बिजनेस के एंगल से देखोगे तो आप सीरियसली इसके अंदर वर्क करोगे और आप अपने आप को अलाइन करोगे इस इंडस्ट्री के साथ, आप पॉलिसीज़ को ध्यान से समझोगे, आप अपनी कंपनी के अंदर जितने भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पे अच्छे से फोकस करोगे। और जब आप ये सब फोकस अच्छे से करोगे तो आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स और वैल्यूएशन सब इम्प्रूव हो जाएगी और जो एक बिज़नेस का मोटिव है वो सारा का सारा अचीव होता है और प्रॉपर वैल्यू क्रिएशन आपको नज़र आएगी। Okay. दैट मीन्स कि एक कंटेंट क्रिएटर को एज अ हॉबी की तरह उसको डील नहीं करना चाहिए, राइट? अगर उसको एक अपना अच्छा बिजनेस क्रिएट करना है। देखो वो इट्स ऑल टुगेदर योर विश कि आप इसको Okay. कैसे लेके चलना चाहते हो। हॉबी लेके चलना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बिजनेस लेके चलना चाहते हो तो बिजनेस की तरह लेके चलना होगा, Okay. क्योंकि ये बहुत तेज़ी से चेंज होने वाला इकोसिस्टम बनने वाला है अब, ठीक है। तो Okay. कंटेंट क्रिएशन इज़ गोइंग टू डोमिनेट। आप देखो ना कहाँ से चले थे हम लोग। स्टार्टिंग में एक नॉर्मल कंप्यूटर्स में हम लोग क्या करते थे कि वर्क करते थे, फिर गूगल आ गया, ठीक है। अब गूगल के बाद चैट जीपीटी, जेमिनी, कहाँ जा रहे हैं हम, देखो कि ना। एआई का इम्पैक्ट बहुत ये हो क्या गया है, ऑल दिस इज ऑल टुगेदर कंटेंट। अब कितनी Okay. तेजी से चेंज हो गया। 2-3 साल 3 साल पहले हम लोगों को कहाँ चैट जीपीटी और ये सब पता था, ठीक है। कल को ऐसा हो सकता है, अब देखो रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हैं तो सब Exactly. कुछ चेंज होता जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है आगे कुछ आने वाले टाइम में कुछ जो रोबोट्स मिलकर के पॉडकास्ट कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, यू नेवर नो। Exactly. That might be possible. हाँ, मे बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर के लिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर उसको सीरियसली देख रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको डे 1 से बिजनेस मानिए आप। ओके. जितना भी डेटा है, जितने भी आपके इनपुट्स हैं, आप उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करिए और आप ये देखिए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, प्रॉपर बिजनेस प्लान आप बना लीजिए उसका। और आप इसको अगर एक प्रॉपर बिजनेस की तरह लेके चलेंगे और स्टार्टिंग से ये अज्यूम करके चलेंगे कि ठीक है मुझे इस लेवल तक जाना है और इसको एज ए फुल ग्रोन बिजनेस बनाना है मुझे, तो क्या क्या स्टेप्स मुझे लेने चाहिए। तो अगर आप वो डॉक्यूमेंटेशन इनिशियली करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका वैल्यूएशन पॉजिटिव साइड पे जाएगा। ओके. आपको ये ध्यान रखना है कि आप पॉलिसीज़ को प्रॉपर फॉलो करें, लीगल एस्पेक्ट्स को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि देखो आपकी डिपेंडेंसी प्लेटफॉर्म से बहुत हाई है। तो प्लेटफॉर्म्स में क्या पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, लॉ के हिसाब से क्या चलता है, जो डेटाबेसेस हैं आपको उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, यूज़र्स का डेटा है उसको आपको कैसे सेफ रखना है, तो ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो लास्ट पॉइंट मैं देखो इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये कि देखिए इस केस के अंदर आपकी जो इंगेजमेंट है ऑडियंस के साथ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स से। ओके. तो इंगेजमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपके बिज़नेस के अंदर जो कंटेंट क्रिएशन का बिज़नेस है उसके अंदर आपका वैल्यू क्रिएशन ज़्यादा होगा। तो मुझे लगता है इंगेजमेंट के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। दैट इज़ समथिंग विच इज़ पॉजिटिव फॉर द वैल्यूएशन ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। ओके देन थैंक यू सो मच. आपने काफ़ी डिकोड किया एंड आई थिंक दिस इज न्यू, मतलब एक नया था कि वैल्यूएशन इन कंटेंट क्रिएटर कैसे किया जाता है, तो हमने बहुत डिटेलिंग में समझा. थैंक यू सो मच. एंड आज का हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? वैल्यूएशन एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है? फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रीच योर वेबसाइट purevalueglobal.com एंड कीप वॉचिंग प्योर वैल्यू टॉक्स. थैंक यू सो मच.